अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल इश्क बेरहम की एपिसोड 6 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है आयशा कुरैशी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 6 की तरफ चलते हैं। जोहा अपनी आंखें साफ करके रुशना के पास गई थी और उसे मास्टर की लेकर आती कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुई। एहतशाम कमरे में मौजूद नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी तो वो समझकर वहीं बैठ गई थी। उसने आज पहली दफ़ा उसे इतने गुस्से में देखा था। जहन में मुसलसल उसको मनाने के तरीके सोच रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हथेलियाँ पसीने से आलूद हो चुकी थीं। मुसलसल पलकों को चिपकाए वो खुद को रोने से बाज रख रही थी। 20 मिनट गुजर गए थे लेकिन एहतशाम बाहर नहीं आया था। अब जोहा को फिक्र लाक हुई थी। वो छोटे छोटे कदम लेकर वॉशरूम के दरवाजे के पास रुकी थी। एहतशाम साईं, आप ठीक है ना? उसने कपकपाती आवाज़ में पूछा था। एहतशाम, जो उसका मुतालबा सुनकर जब से अब तक शावर के नीचे खड़े होते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर सख्ती से आंखें मीच गया। उसने बहुत मुश्किल से खुद को उस पर हाथ उठाने से रोका था, वरना दिल तो कर रहा था कि उसका हशर बिगाड़ दे, जो उल्टे सीधे मशवरे देकर उसकी परेशानी में इजाफा ही कर रही थी। आधे घंटे से शावर के नीचे खड़े होकर भी उसको सुकून नहीं मिल रहा था। ठंडा पानी भी उसके जलते दिल को करार नहीं मिल रहा था। जब्त से आंखों के किनारे सुर्ख हो गए थे। उसकी बीवी बजाय उसकी तकलीफ कम करने के, उसको सहारा देने के, उससे तलाक का मुतालबा कर रही थी। अगर गुस्से में कर देता वो ऐसा तो ये सोची सुहाने रूह थी। एहतशाम साईं, क्या आप ठीक हैं? जोहा ने नम आवाज़ में पूछा। एहतशाम शावर बंद करते बाहर आया तो वो जो बिल्कुल दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी सीधा उसके कुशादा सीने से टकराई थी। ज़रा सा पीछे होते कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि उसको शर्टलेस देख फौरन से पेशतर अपना रुख मोड़ गई थी। कुछ कहना था तुम्हें? उसका हाथ दबोचकर एहतशाम उसका रुख अपनी जानिब करते गुस्से से बोला था। जोहा की तो जुबान ही तालू से चिपक गई थी। आंखें सख्ती से नीचे वो मुजस्समा बनी खड़ी थी। जोहा, एहतशाम बलोच, कुछ कहना है? आपने उसके कमर से हाथ गुजारते उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया था। जी, पहले शर्ट पहन लें। अपनी बेलगाम होती धड़कनों को संभालती अटक अटक कर बोली थी। क्या मैंने कहा था कि मेरे पीछे आओ, फिर मुझे बाहर बुलाओ, फिर तुम मुझे शर्ट से बेनियाज देखकर कहोगी कि शर्ट पहन लो, तो फिर मैं आपसे बात करूंगी तो जोहा बलोच ये बताएगी कि आपको ऐसा क्यों लगा कि इस हरकत के बाद एहतशाम बलोच आपकी बात मान लेगा। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए चबा चबा कर बोला था। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन को झुलसा रही थीं। जवाब देना तो दूर की बात, जुबान से एक लफ्ज़ नहीं कह पा रही थी। उसकी हद दर्जा कुर्बत पर उसकी जान निकल रही थी। अगर एहतशाम ने उसे थाम ना रखा होता तो अब तक ज़मीन बोस हो चुकी होती। जवाब दो जोहा, एहतशाम बलोच उसके पेट पर दबाव बढ़ाते कहा तो जोहा की बामुश्किल आवाज़ निकली थी। सॉरी साईं, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी लेकिन दे दी। तुम जानती हो अगर तुम सारी ज़िंदगी भी मुझसे इस बात की माफ़ी मांगती रहोगी ना, जब भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। शिद्दत भरा लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ते वो ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया था। जोहा ने आंसुओं से झिलमिलाती आंखों से ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखा था। वो उससे सख्त खफा था कि माफ़ी देने को भी तैयार ना था। कपड़े चेंज करते वो जोहा को इग्नोर करे अपने बाल बनाता अपना फ़ोन और वाइट लेकर कमरे से निकल गया। उसके जाते ही जोहा फूट फूट कर रो दी थी। उसे कहाँ बर्दाश्त हो रहा था उसका इग्नोर करना। वो तो शुरू से ही उसे नरमी से पेश आया था और अब उसे भी अपने लफ्ज़ों की संगीनी का एहसास हो रहा था, लेकिन सवाए पछताने के और कुछ नहीं कर सकती थी। एहतशाम सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रहा था जब उसका फ़ोन बजा था। अस्पताल से कॉल देखकर उसने बिला ताख़ीर किए उठाई थी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बलोच, आपकी पेशेंट को होश आ गया है लेकिन वो मुसलसल किसी काज़मा को बुला रही है, आप इन्हें लेकर आइएगा। डॉक्टर की पहली खबर पर जहाँ वो खुश हुआ था वहीं दूसरी उसकी परेशानी का सबब बनी। वो कहाँ से लाता काज़मा को? पॉकेट में फ़ोन डालकर वो पोर्च में दाखिल हुआ। गाड़ी में बैठते एक लम्हे के लिए रुका था। अपने कमरे की खिड़की पर नज़र डाली तो वहीं से उसे नम आंखों से देख रही थी। एहतशाम सर झटक कर गाड़ी में बैठ गया। जोहा उसकी गाड़ी के जाते ही दीवार के साथ लगते नीचे बैठती चली गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी किस्मत में ऐसा दिन भी आएगा। उसकी नाराज़गी से जान जा रही थी उसकी, लेकिन परवाह किसे थी। एहतशाम अस्पताल में दाखिल होते ही रायका के रूम की जानिब गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसे गुस्सा आया था। उसके सर पर पहुंचकर वो गुस्से से बोला, कहाँ से लाती हो तुम दोनों इतने आंसू जो कभी थमने का नाम नहीं लेते? क्या कोई पानी की टंकी फिट कर रखी है इन आंखों में? उसके गुस्से से चिल्लाने पर रायका ने और तेज़ी से रोना शुरू किया तो एहतशाम घबराते उसे पुकार गया। क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है।
और किस तरह कहेंगे, बिना मरीज से उसका हाल पूछे उस पर गुस्सा करने लगे हैं, रायका ने रोते रोते कहा तो एहतशाम ने खशमगी निगाहों से उसे देखा था। रायका हवेली से बाहर क्यों निकली थी, क्या वजह जान सकता हूँ? दोनों हाथ सीने पर बांधे सर्द अंदाज में इस्तफसार किया तो रायका अपना रोना भूलकर उसे देखने लगी। मैं काज़मा से मिलने जा रही थी, रायका सर नीचे झुकाए नकाहा ज़दा आवाज़ में बोली थी। तो मिल ली तुम काज़मा से? रायका तुम्हारी अकल कहाँ थी जो अकेले उससे मिलने चल दी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो और क्या तुम कभी बड़ी हवेली जा पाती? नहीं रायका, तुम वापस आ जाती तो क्यों तुम हवेली से निकली? उसकी इतनी गैर मुतवक्को बात पर तो एहतशाम का दिमाग ही घूम गया। जोहा का सारा गुस्सा रायका पर निकालते वो उसे हकीकत बता रहा था। सॉरी भाई, रायका ने निदामत से कहा, जिस पर एहतशाम ने उसे घुर कर देखा था। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके तुम लोग एक सॉरी कहकर हर जुर्म से आज़ाद हो जाया करो। एहतशाम ने जबड़े भींचे उस पर तंज किया तो वो सर झुका गई। भाई प्लीज़ अब यहाँ से चले ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यहाँ रहना। एहतशाम जो कुछ कहना चाह रहा था रायका उसको कहने का मौका दिए बगैर जल्दी से बोली थी। अब मज़ीद वो उसकी डांट सुनने का कोई इरादा नहीं रखती थी। मैं बात करके आता हूँ डॉक्टर से, एहतशाम नरमी से बोला तो रायका ने इस बात में सर हिलाया था। वो शख्स मुझे क्यों मारना चाहता था? ये इंसान जिंदा है, अगर ये जिंदा है तो फिर वो भी जिंदा होगी। रायका छत के पंखे को घूरते पुरसोच अंदाज में बोली थी। उसके चेहरे पर एक अलौही चमक आई थी, जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। एहतशाम कमरे में आया तो उसको खुद से बातें करता देख ताज्जुब से उसे देखने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं था। रायका, एक दिन और सब्र करो, कल तुम डिस्चार्ज हो जाएगी। इसकी आवाज़ पर रायका ने चौंक कर उसे देखा था। लेकिन भाई, मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ? नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। रायका मुंह बसोरे खुफगी से बोली तो एहतशाम ने गहरी सांस खारिज की थी। पेपर तो पहले ही बनवा लाया था, वो जानता था कि कभी नहीं रहेगी और कुछ उसकी हिफाजत के लिए भी वो उसे यहाँ छोड़ना नहीं चाहता था। जो एक बार हमला कर चुके हैं वो दोबारा भी कर सकते थे। बस इसी सोच के साथ वो उसे यहाँ छोड़ने के हक में ना था। ठीक है रायका, हम थोड़ी देर तक चल रहे हैं, जब तक तुम अपनी ड्रेसिंग करवा लो। एहतशाम नर्स को इशारा करके बाहर निकल गया, लेकिन रायका अपनी ही सोचों में महव थी। नुमान, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। दूसरा कांटा भी मेरी ज़िंदगी से निकल गया। बस अब इस एक लड़की को भी ख़त्म कर दो ताकि कोई हमारे खिलाफ ना जा सके। टांग पर टांग जमाए लापरवाह अंदाज में बोले थे। लेकिन सरदार, वो लड़की तो बाहर ही नहीं निकलती, हम कैसे उसे ख़त्म करेंगे? और वो लड़की शायद मुझे पहचान गई थी, उसकी आंखों में शनासाई की रमक देखी थी मुझे। एक पल के लिए तो मैं भी हैरान हुआ था कि ये अकेली कैसे जा रही आज, लेकिन फिर मैंने अपने काम पर ध्यान दिया और उसको पुरसुकून नींद सुला दिया। वैसे सरदार, काफ़ी खूबसूरत हो गई थी। एक मौका तो मिलना चाहिए था मुझे, आखिर इतने सालों से आपके साथ हूँ। पहली बात परेशानी से बोलकर आखिरी बात खबासत से की तो उनका दिलकश कहका कमरे में गूंजा था। नुमान, सारी बातों को पसे पुश्त डालो और मेरी खुशी दुगनी करने का इंतज़ाम करो। और हाँ, इससे मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरी तो है ना, उससे फ़ायदा उठा लेना। जी सरदार, बहुत शुक्रिया। कमीनगी से मुस्कुराते वो अपने आदमी को इशारा करते लड़की को लाने का हुक्म देता चला गया था। पीछे वो हैवान बना उस कमसिन लड़की पर हैवानियत दिखा गया। आज फिर एक लड़की इस पोश इलाके से उठाई गई है। माँ बाप का कहने है कि वो कॉलेज के बाद से घर नहीं आई थी। हम हर जगह पता कर चुके हैं, लेकिन हमारी बेटी कहीं नहीं है। रमीज़ इस तराबी कैफियत में गोया हुआ था। कूड़े पर से उसकी लाश मिली है। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसे मार दिया गया है। ये तस्वीर है उसकी। अली ने तस्वीर डेवल के सामने की थी जिसको रमीज़ ने छीना था। डेवल, यही तस्वीर है उनकी बेटी की। रमीज़ ने अपनी जेब से तस्वीर निकालकर तस्दीक की तो डेवल की आंखों में खून उतरा था। पता करो किसने उठाया था इस लड़की को। डेवल की ठंडी ठार लहजे में इन दोनों ने अपने हलक तर्क किए थे। वो डेवल रूप में आ चुका था, मतलब वो शख्स मौत को भी तरसेगा। रुको, तुम साइन के कमरे में से क्यों आ रही हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है उसके साथ? मैंने तुम्हें दूसरी दफ़ा देखा है उसके कमरे में। अब जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी यहाँ से नहीं जा सकती, समझी तुम? लिटिल गर्ल अमारा काज़मा का रास्ता रोकते फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। काज़मा तो हैरान परेशान सी अपने सामने खड़ी इस बला को देख रही थी जिसको वो जानती तक ना थी, और सवाल जवाब इससे ऐसे कर रही थी जैसे बचपन साथ गुजारा हो। काज़मा बगैर उसको जवाब दिए आगे बढ़ रही थी जब वो उसका हाथ कोहनी से पकड़ते रोक चुकी थी। साइम जो कमरे से बाहर आते किचन की तरफ जा रहा था, अमारा और काज़मा को देखकर वहीं रुके इनकी बातें सुनने लगा था। उसका इरादा वहां से जाने का था, लेकिन काज़मा का हाथ पकड़ते देख गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और एक झटके से उसकी गिरफ्त से उसका हाथ निकाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? उसके बाजू को मसलते वो अमारा को देखते सर्द आवाज़ में गुर्राया। तो अमारा के साथ साथ काज़मा भी डरी थी, लेकिन वो अपने डर भोले होंकों की तरह साइम को देख रही थी जो उसकी
جلد اتارنے کی کوشش میں لگ رہا تھا، جبکہ اس کی اتنی شدت پسندی دیکھ امارا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ چھوڑے، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے۔ اس کو نہ چھوڑتے دیکھ آخر کاظمہ نے نم آواز میں کہا، جس کو سن کر بھی اس نے انسنا کیا۔ صائم اپنے کام میں ہی لگا رہا، لیکن اس کی سرخ جلد دیکھتے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور جارحانہ انداز میں امارا کی طرف بڑھ کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آج کے بعد تم نے اس کو ہاتھ لگایا نا تو دور کی بات، اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کی نا تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت شہادت اٹھاتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو امارا ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے گئی تھی۔ احد جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا، کاظمہ کو اس کے ہاتھ پر پھونک مارتے دیکھ اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ آپ کے ہاتھ کو یہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ کلائی پر کیا ہوا؟ آپ کی ایک نظر دونوں ہاتھوں پر ڈالتے احد متفکر انداز میں گویا ہوا تو صائم نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ جل گیا، کاظمہ ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ احد کا اگر سارا دھیان اس کی طرف نہ ہوتا تو وہ سن بھی نہ پاتا۔ اور یہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ احد نے دوسرے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو کاظمہ نے صائم کو دیکھا تھا جو اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ آپ کے بھائی کو اس لڑکی کا ہاتھ لگانا پسند نہیں آیا، اس لیے اس کا لمس مٹانے کے لیے میرا ہاتھ ہی سرخ کر دیا۔ کیا ہوا؟ کاظمہ اس کو سوچوں میں گھرا دیکھ احد نے نرمی سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا رکو، میں برنال لے کر آتا ہوں۔ احد پیار سے بولتے ہوئے وہاں سے گیا تھا۔ اگر اس نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا نا تو اس کے حال کی ذمہ دار تم ہوگی ہنی۔ احد کے جاتے ہی صائم نے سرد و سپاٹ انداز میں کاظمہ سے کہا۔ کاظمہ نے گھور کر اس سرپھرے شخص کو دیکھا تھا جس کا مسئلہ پتہ نہیں کیا تھا، خود زخم دے کر کسی کو مرہم بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ زخم میری وجہ سے آیا تو مرہم بھی میں خود لگاؤں گا، صائم بول کر کچن میں چلا گیا تھا۔ کاظمہ سکون کا سانس لیتی کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کو اس وقت کسی بھی مرہم کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اکیلے رہنا چاہتی تھی، رائکا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن یہاں اس کی بات مان کون رہا تھا؟ اس لڑکی کا کیا تعلق ہے صائم کے ساتھ؟ کیوں وہ اس کے لیے اس قدر پوزیسو ہو رہا ہے؟ امارا نے کمرے میں آتے گلدان اٹھا کر سامنے لگی دیوار پر مارا تو اس کی آواز کے ساتھ کمرے میں کانچ ٹوٹنے کی بھی آواز گونجی تھی۔ نہیں صائم بلوچ، اتنی آسانی سے تو نہیں اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے نکال کر رہوں گی۔ میرے سالوں کی محنت یہ لڑکی برباد نہیں کر سکتی۔ تم صرف امارا حیات کے ہی رہو گے۔ اس کے لیے مجھے جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گی۔ کانچ کے ٹوٹے ٹکڑوں کو دیکھتی جنونی انداز میں کہا تھا۔ کاظمہ بچے، آپ کہاں تھی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کاظمہ جو ابھی کمرے میں آئی تھی، بوا نے اس کو دیکھ کر پوچھا تو وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، نرمی سے بولتی آنکھیں موند گئی۔ ارے بیٹا، آپ ابھی تک اس پر کچھ لگایا بھی نہیں، ایسے تو یہ نشان چھوڑ جائے گا۔ بوا اس کی کلائی دیکھ کر فکر مندی سے گویا ہوئی تو کاظمہ کے رکے آنسو گالوں پر لڑھک آئے۔ اسے شدت سے رائکا کی یاد آ رہی تھی جو اس کی ذرا سی تکلیف پر بھی ساری ساری رات نہیں سوتی تھی۔ آج وہ اتنی تکلیف میں ہے لیکن اس کے لیے متفکر ہونے والی، اس پر غصہ کرنے والی کہیں بھی نہیں تھی۔ کاظمہ کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو آپ؟ نصرت بلوچ جو کب سے کاظمہ سے بات کرنا چاہ رہی تھی اب اس سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کو روتے دیکھ بہت محبت سے پوچھا۔ ان کی آواز پر کاظمہ آنکھیں کھولتے سیدھے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، دو لفظی جواب دیتے نظریں ہاتھوں پر جمائی تھیں۔ کاظمہ، میں اپنے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ بس اپنی بیٹی کی محبت میں تم پر ہاتھ اٹھا لیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ نصرت بلوچ کے نادم سے لہجے پر کاظمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنٹی، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ فطری عمل تھا، ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو قصوروار تھوڑی سمجھتی ہے، کاظمہ نے سرسری سا کہا تھا، لیکن نصرت بلوچ کو لگا کہ آخری بات اس نے تنزیہ کہی ہے، جبکہ ایسا نہ تھا۔ بہت شکریہ بچے، لیکن زوہا واقعی ایسا نہیں کر سکتی، نصرت بلوچ نے زوہا کے دفاع میں کہا تو کاظمہ مسکرا دی۔ ہو سکتا ہے کہ زوہا آپو نے ایسا نہ کیا ہو، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے بھائی زبردستی ہرگز نہیں کر سکتے، کاظمہ نے پر یقین انداز میں کہا تو نصرت بلوچ نے فقط سر ہلایا۔ اچھا، آپ یہاں نہیں رہیں گی، حویلی میں چل کر رہیں، اگر صائم آپ کو اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تو آپ دوسرے کمرے میں رہ لیں، لیکن یہاں ہرگز نہیں، نصرت بلوچ نے سختی سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، کاظمہ نے نرمی سے جواب دیتے ایک نظر گھڑی کو دیکھا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اسے ویسے بھی یہ گلٹ کھائے جا رہا تھا کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اب اگر عصر بھی چھوٹ جاتی تو یقیناً وہ اپنے اللہ کو ناراض کر دیتی۔ نصرت بلوچ بھی شاید سمجھ گئی تھی کہ یہ نماز پڑھنا چاہ رہی ہے، لیکن ایک سوال تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا۔ کاظمہ بیٹا، آپ کیسے کر لیتی ہو نماز کی پابندی؟ نصرت بلوچ کے سوال پر حیرت زدہ سی انہیں دیکھا تھا، پھر مسکراتے نرمی سے بولی تھی، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ پاک کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پر بلاتا ہے، مجھے سنتا ہے، مجھے سنبھالتا ہے، مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں اس سے باتیں کر سکوں۔
तो फिर कैसे ना जाऊं मैं अल्लाह के बुलावे पर। काज़मा की इतनी खूबसूरत वजाहत पर नुसरत बलोच के साथ बुआ भी मुस्कुरा दी थी। आहद अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। वो सबसे उम्मीद कर सकता था लेकिन रुशना से नहीं। 3 साल में उसने पहले कभी उसे हाथ लगाया था या इससे इखलाकियात से गिरी कोई बात की हो। उसने तो कभी उसे नज़र भरकर भी नहीं देखा था क्योंकि उसके पास हक नहीं था। वो उसे अपनी दस्तरस में लेकर उसे देखना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी रुशना ने एक पल में उसके यकीन को तोड़ दिया था। एक लम्हे में उससे नफरत करने लगी। क्या वो बस इतना ही यकीन रखती थी उस पर? क्या आंखों देखा झूठ नहीं हो सकता था? जब उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों नहीं समझ रही थी मैं गलत नहीं हूँ? आहद मुसलसल चक्कर काटने पर परेशानी से सोच रहा था। ना तो वो उसका फ़ोन उठा रही थी और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दे रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे उससे राब्ता करे। हवेली जा नहीं सकता था, एहतशाम से वो बोल नहीं सकता। जोहा उसके पास फ़ोन नहीं था जो वो उसको बात करवा देती। हाँ, लेकिन एहतशाम जोहा से तो बात करा सकता है ना। बिजली की तेज़ी से उसके जहन में ख्याल आया तो उसने एहतशाम का नंबर डायल किया था जो दूसरी घंटी पर उठा लिया गया था। एहतशाम, मुझे जोहा से बात करनी है, आहद बिना तमहीद बांधे बोला तो एहतशाम ने घूर कर फ़ोन को देखा था। मैं हवेली पहुंचकर करवा देता हूँ, एहतशाम रूखे से अंदाज में बोला तो आहद को अपनी जल्दबाजी का अंदाज़ा हुआ। सॉरी यार, कैसे हो तुम और हवेली में सब कैसे हैं? आहद ने मसलहतन कहा था। उसे पता था अब ये महबूबा की तरह उसे रूठ जाएगा कि खुद गर्ज बनते सीधा अपनी बहन के बारे में पूछा था। कोई जवाब ना आने पर आहद ने फ़ोन कान से हटाकर देखा तो कॉल कट चुकी थी, जिस पर वो अबरू चुका गया। सबको मनाना आहद बलोच की किस्मत लिखा है। पहले ही बहन नहीं मान रही, अब भाई भी नाराज़ हो गया। खुद से बुड़बुड़ाता बेड पर लेटते आंखें मूंद गया। पोर्च में गाड़ी रुकी तो रायका जल्दबाजी में उतरने लगी थी, जिसको देखते एहतशाम उसे टोक गया। आहिस्ता उतरो, अभी ज़ख्म ठीक नहीं हुआ, रुशना आ रही है, और हाँ प्लीज़ अब फिर से रोना शुरू ना कर देना। एहतशाम ने याद आते उसके रोने पर तंज किया तो रायका ने घूर कर उसे देखा जो उस पर एहतशाम ने दाद में उचकाई थी। रायका, आप ठीक तो हैं? ज़्यादा तो नहीं लगी ना आपको? रुशना उसे बाहर निकलने में मदद देती परेशानी से बोली तो रायका उसकी फ़िक्र पर मुस्कुराई थी, लेकिन उसकी सूजी आंखों को देखकर परेशान हुई थी। मैं ठीक हूँ रुशना आपू, लेकिन आपकी आंखें क्यों सूज रही हैं? आप रोई हैं क्या? उसके साथ साथ कदम चलती मुतफिकर सी होती रुशना फीका सा मुस्कुराई थी। तुम अंदर चलो, मुमानी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। उसका ध्यान खुद पर से हटाते शाहीना बलूच की तरफ दिलाया तो रायका हल्के से सरगोशी में बोली थी। हाँ, डांटा भी तो है ना रायका, आप हवेली से क्यों निकली थी? आप क्यों नहीं समझती? उनकी नकल उतारते कहा तो रुशना के साथ पीछे आता एहतशाम भी मुस्कुरा दिया। माँ को बताना पड़ेगा कि रायका बहुत अच्छी कॉपी करती है आपकी। आवाज़ उसके सर पर चिप्त रसीद करते मसनूई सख्ती से बोला तो रायका ने गड़बड़ाकर उसे देखा था। भाई, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ सॉरी, रायका मस्कीन सूरत बनाते बोली तो एहतशाम ने नफ़ी में सर हिलाया था, गोया बताने से मना कर रहा हो। लेकिन उसे काज़मा की याद शिद्दत से आई थी जो रायका की शिकायत करने के बहाने ढूंढती रहती थी। अस्सलाम वालेकुम चाची माँ। रायका ने उनको देखते सलाम किया तो आज उनको पहले वाली रायका नज़र आई थी। वो जब जब काज़मा पर गुस्सा करती थी रायका इन्हें माँ कहना छोड़ देती थी, जो उनको शिद्दत से महसूस हुआ था लेकिन कभी जाहिर नहीं किया था। वालेकुम सलाम बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? उसको अपने साथ लगाते प्यार से पूछा तो रायका ने नम आंखों से मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं ठीक हूँ, अब जब घर आ गई हो और जल्दी ठीक हो जाओगी। उसकी बात पर शाहीना बलोच उसका माथा चूमते अपने साथ लगा गई थी और उसे लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। एहतशाम भी सबको देखते अपने कमरे की तरफ गया था। कमरे में दाखिल होते नज़र उससे टकराई थी जो अब तक दीवार के साथ लगी रोने में मसरूफ़ थी। कहाँ से लाती हैं ये लड़कियाँ इतने आंसू जो थमते ही नहीं, लेकिन वो उसके आंसू देखकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है, इसलिए उसके नम चेहरे से निगाहें हटाए आहद का नंबर डायल करके उसके सामने फ़ोन किया था। ये लो, अपने भाई से बात कर लो, एहतशाम ने सर्द लहजे में कहा तो जोहा ने नम आँखों से उसको देखा था जो उसकी तरफ भी नहीं देख रहा था। आंसू पीते फ़ोन उसके हाथ से मोबाइल लिया। एहतशाम सरसरी सी नज़र उस पर डालकर कमरे से निकल गया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जोहा ने अपने आंसुओं पर बंद बांधे कहा तो आहद उसके लहजे में नमी महसूस करके चौंका। जोहा, क्या एहतशाम तुमसे बदला ले रहा है? काज़मा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका रवैया तुमसे चेंज हो गया। आहद परेशानी से गोया हुआ तो जोहा ने अपने लब काटे। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी गलती की वजह से खफा है। जोहा ने सच बताया तो आहद ने घूर कर फ़ोन को देखा। तुम क्या चीज़ हो जोहा? पहले अकेले इतना बड़ा कदम उठा लिया और 2 दिन में तुमने उसे नाराज़ भी कर दिया। वैसे तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा मिजाजी खुदा बात बात पर उठ जाते हैं, आहद ने शरारत से भरपूर लहजे में कहा। भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जोहा के गुस्से से चिल्लाने पर आहद महफूज हुआ था। अच्छा, नहीं कह रहा कुछ तुम्हारे इश्क साईं को। आहद साईं ने
शोख लहजे में कहा तो जोहा झिंक गई। दिल धक धक कर उठा था। जोहा, तुम सच कह रही हो ना? उसका रवैया तुम्हारे साथ वाकई अच्छा है? वो तुमसे बदला तो नहीं ले रहा ना? अचानक आहत की संजीदा आवाज़ गूंजी तो जोहा ने घुरकर फ़ोन को देखा था। भाई, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है। हम दोनों के बीच अगर सब कुछ ठीक नहीं भी तो चल रहा तो हम खुद उसे ठीक कर लेंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, नाम बताओ। और सबका रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना? आहत ने फिर से मुतफिकर अंदाज में पूछा तो जोहा ने आंखें घुमाई थीं। जी भाई, सब ठीक हैं। अब आप बताएं कि आपने आज मुझे कैसे याद कर लिया? मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं। आपने जब तो फ़ोन नहीं किया, अब करने की वजह जान सकती हूँ? जोहा ने मशकूक अंदाज में पूछा तो आहत दिलकशी से मुस्कुराया था। हाँ, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। मेरी हर बात बिना कहे ही समझ जाती हो। बहन हो तो तुम्हारे जैसी। आहत की इतनी तारीफ करने पर जोहा को मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा हो रहा था। यकीनन उसका भाई ऐसा काम कहने वाला था कि उसने सदमे से बेहोश हो जाना था, लेकिन अपनी सोचों की नफ़ी करते आहत से गोया हुई। जी भाई, कहिए क्या कर सकती है आपकी बहन आपके लिए? जोहा, तुम मेरी बात रुशना से करवा दो, आहत ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो जोहा एक झटके से बेड से उठी थी। क्या क्या मतलब है भाई? रुशना आपू से आपको क्या बात करनी है? और आप कैसे जानते हैं इन्हें? वो तो कभी हवेली भी नहीं आई हैं। जोहा ने हल्की आवाज़ में पूछा था, कहीं कोई सुन ही ना ले। तुम वो सब छोड़ो, बस कैसे भी करके मेरी बात करवा दो रुशना से। और रही बात उसको कहीं देखने की, तो वो मेरी यूनी से पढ़कर आई है, इसलिए अपने दिमाग पर जोर मत डालो। ये फ़ोन लेकर रुशना के पास पहुँचो, इससे पहले तुम्हारा सड़ियल साईं आ जाए। भाई, मैं नहीं जा रही। आप क्यों मेरी जान के दुश्मन बन रहे हैं? अगर साईं को पता चला तो वो नाराज़ हो जाएंगे। सॉरी भाई, मैं ये काम नहीं कर सकती। जोहा ने सहूलत से इनकार किया था। प्लीज़ जोहा गुड़िया, मेरी इज्जत का सवाल है। वो बहुत गलत समझ रही है मुझे। मेरा फ़ोन वो उठा नहीं रही। अब बस ये एक ही रास्ता था, तुम अपने भाई पर लगा इल्ज़ाम हटाने में उसका साथ नहीं दोगी? आहत ने इमोशनल ब्लैकमेल किया तो जोहा सोच में पड़ गई। जी ठीक है भाई, लेकिन अगर एहतशाम साईं, जोहा ने परेशानी की वजह बताई तो आहत ने नफ़ी में सर हिलाया था। तुम बीवी हो उसकी, तुम्हें अभी तक उसकी आदतों का नहीं पता चला? वो इस वक्त जिम में होगा और 1.5 घंटा तक वहीं रहेगा। उसके बाद वो शावर लेगा और फिर वो घुड़सवारी के लिए जाएगा। फिर रात में 8 बजे हवेली में दाखिल होगा। इसलिए अब जाओ, वक्त ज़ाया नहीं करो। आहत ने उसकी मसरूफियात बताई तो जोहा ने दाद में अबरू झुकाई थी। उसे तो इसके बारे में भी कुछ पता नहीं था। जोहा सर झटक कर कमरे से बाहर निकली थी। रुशना के कमरे के सामने रुकते दरवाज़ा खटखटा दे अंदर आने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन कोई जवाब ना आने पर खुद से अंदर दाखिल हुई तो खिड़की के पास खड़ी रुशना किसी गहरी सोच में गुम दिखाई दी। करीब जाने पर उसके आंसुओं से तर चेहरा देखकर जोहा को अफसोस हुआ था। रुशना आपू, उसके शाने पर हाथ रखते उसे पुकारा तो रुशना चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते उसको सवालिया निगाहों से देखने लगी। वो आपके लिए फ़ोन है। जोहा ने फ़ोन उसके सामने किया तो रुशना ने अचेंबे से फ़ोन को तका था। ये तो एहतशाम भाई का फ़ोन है, आप मुझे क्यों दे रही हैं? फ़ोन साईं का है, लेकिन कॉल आपके लिए आई है। उस पर जोहा उसके हाथ में फ़ोन देते बाहर निकल गई थी। रुशना ने स्क्रीन पर नाम देखा तो जहां साइको पर्सन लिखा हुआ था, रुशना कंफ्यूज होती मोबाइल कान से लगा गई। अस्सलाम वालेकुम, रुशना ने सलाम किया तो आहत ने सुकून से अपनी आंखें मूंदी थीं। वालेकुम सलाम। आहत की गंभीर आवाज़ फ़ोन से उभरी तो रुशना ने लब दबाए अपनी सिसकी का गला घोंटा था। रुशना, खबरदार, जो तुमने एक भी आंसू बहाया। मर नहीं गया मैं, अल्लाह ना करे। आहत, कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुशना ने उसकी बात काटते तेज़ी से कहा तो आहत के चेहरे पर चमक आई थी, जबकि रुशना अपनी जल्दबाजी का एहसास करते शर्मिंदा हो गई थी। मतलब पूरी तरह नफरत नहीं करी? आहत ने उसको छेड़ने के गर्ज से सवाल किया तो रुशना ने गुस्से से जवाब दिया था। आपने जिस काम के लिए फ़ोन किया है वो बताएं। उसके अंदाज पर आहत की सारी खुशी ज़ाहिर हुई थी। मुस्कुराहट की जगह चेहरे पर सख्ती दर आई थी। रुशना बलोच, मुझसे मोहब्बत करती हो? सर्द अंदाज में सवाल दागा था। नहीं, रुशना ने रूहानसी आवाज़ में कहा तो आहत ने उसके जवाब पर मुट्ठियाँ कसी थीं। मुझ पर यकीन है, मेरी मोहब्बत पर यकीन है? एक और सवाल लहजा अजनबियत से भरपूर था। रुशना के रोने में रवानी आई थी। नहीं। रुशना के फिर से नफ़ी करने पर आहत की आंखें सुर्ख हो गई थीं। तो फिर ठीक है रुशना बलोच। आहत बलोच आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। आज से, अभी से मैं आहत बलोच भूल चुका कि तुम्हें, लेकिन जिस रोज़ तुम्हें हकीकत का पता चलेगा ना, तो आहत बलोच भी तुमसे मुंह मोड़ लेगा। आहत के बेहद गुस्से में कहे लफ्ज़ों पर रुशना साख्त रह गई थी। मोबाइल हाथ से छूटकर कालीन पर गिरा। घुटनों के बल ज़मीन पर गिरते हिचकियों में रो रही थी। जोहा, जो बाहर ही खड़ी थी, उसके रोने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन अंदर आई थी। रुशना आपू, क्या हुआ? जोहा उसके सामने बैठती परेशानी से गोया हुई तो रुशना ने घुटनों से सर उठाकर उसे देखा था। आहत कह रहे हैं कि वो मुझे भूल चुके हैं। अपनी बात पूरी करते शिद्दत से रो दी थी तो जोहा की भी आंखें नम हुई थीं। उसकी तकलीफ़ को देखते जोहा को आहत की फ़िक्र हुई थी। खुद पे बीती है तो रोते हुए से सकते हो। वो जो हमने किया था वो इश्क नहीं था।
छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और क्यों लेकर आए हो? रमीज़ और आहत उसे घसीटते हुए अंदर लाए थे। जो मुसलसल खुद को छुड़वाने के लिए कोशिश कर रहा था, उसको वहां पड़ी इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाते खुद पीछे जाकर खड़े हो गए थे। कौन हो तुम? जानते नहीं हो मेरे सरदार को? नुमान ने चिल्लाते उनको डराने की कोशिश की तो रमीज़ और अली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। और तुम भी नहीं जानते हो हमारे बॉस को? खैर जल्दी मिलोगे। रमीज़ के कहने पर नुमान ने अपनी नज़रें डार्क रूम में दौड़ाई थीं, लेकिन अंधेरे में वो कुछ भी ना देख पाया था। अली ने इलेक्ट्रिक चेयर का बटन दबाया तो नुमान की दिलखराश चीखें सारे कमरे में गूंजी थीं। वो दोनों मुस्कुराते उसकी चीखें सुन रहे थे। जब भारी बूटों की चाप महसूस हुई तो अली और रमीज़ सामने से हटते पीछे खड़े हुए थे। डेवल कुर्सी पर बैठे उसके चीखें सुनता सुकून से आंखें मूंद गया था। 5 मिनट बाद डेवल ने इलेक्ट्रिक चेयर का बटन बंद करते उसे देखा था, जो कुर्सी पर बैठा दर्द से करहा रहा था। कौन हो तुम? जानते नहीं हो मुझे? वो कराहता खुद को रस्सियों से छुड़वाने की सही करते कहने लगा। जान पहचान कराने का कुछ ज़्यादा ही शौक है तुम्हें? अपने पीछे सर्द भारी आवाज़ सुनकर ही नुमान पर लर्जा तारी हो गया था। आंखें फाड़े इधर उधर देखने लगा। किसे ढूंढ रहे हो? फिर से उसकी सर्द आवाज़ सुनकर नुमान की आवाज़ ही कहीं गुम हो गई थी। वो बोलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी सर्द आवाज़ सुनकर ही उसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। पेशानी पर नन्ही नन्ही बूंदें चमकी थीं। हजारों अंदेशों ने उसे आन घेरा था। कौन हो तुम? अपनी लरजती आवाज़ में उससे सवाल करने लगा तो डेवल की आंखों में खून उतरा था। उसके बालों को बेदर्दी से पीछे की जानिब खींचते उसकी गर्दन पर ब्लेड मारना शुरू किया तो नुमान के दिल दहला देने वाली चीखें डार्क रूम में गूंजी थीं। उसके चिल्लाने से तंग आते डेवल उसके कान के करीब झुकते सर्द आवाज़ में सरगोशी करता उसको छोड़ते कुर्सी पर टांग जमाए बैठा था। तुम क्या बच्चों की तरह चीख रहे हो? मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। अभी से बेकार में अपने गले को जहमत दे रहे हो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, डेवल अफसोस से बोला था। रमीज़ लाइट जलाओ, अब इसे जान पहचान भी तो करानी है ना? डेवल ने सर्दोसपाट अंदाज में वहीं कमरे में मौजूद रमीज़ से कहा तो एक लम्हे में सारा कमरा रोशनी में नहा गया। क्यों कर रहे हो? नुमान अपनी अधखुली आंखों से सामने बैठे नकाबपोश को देखते हुए गोया हुआ। चेहरे पर वाज़ेह उसका खौफ देखा जा सकता था। मासूम बच्चियों को अगवा करते इन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद फेंक देते हो। तुम्हारे जैसे हैवानों की वजह से कितने ख़ानदानों के सर झुक जाते हैं। कितनी ही लड़कियां अपनी इज्जत छिन जाने के बाद हराम मौत को गले लगा लेती हैं। उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि क्यों कर रहा हूँ? जनूनी अंदाज में बोलते अपने सामने रखे औजारों में से एक खंजर उठाते उसके सामने रुका था और बग़ैर उसे समझने का मौका दिए बग़ैर उसकी आंख में मारा था, जिस पर नुमान की दिल खराश चीखें गूंजी थीं। सुकून से आंखें मूंदे डेवल ने दूसरी आंख में भी मारा था। तकलीफ़ के मारे नुमान का सारा वजूद कांप गया था। उसकी आंखों से खून बह निकला था। उसको दर्द से कांपते और कराहते देख डेवल के अंदर तक सुकून उतरा था। अब इसके होंठों पर गहरे गहरे कट लगाए तो उसके गले ने भी जवाब दे दिया था। चीख चीख कर उसका गला भी अब मज़ीद चीखने से इनकारी था, लेकिन वो चीख रहा था, तड़प रहा था, कांप रहा था और डेवल उसको इस तरह देख तमानियत भरी निगाहों से अपने खंजर को देख रहा था। अपने खून से रंगे खंजर को साइड पर रखते इलेक्ट्रिक चेयर का बटन दबा गया था कि नुमान का वजूद झटके पर झटका खा रहा था। डेवल पुरशौक नज़रों से अपने सामने दहाड़ते मारता नुमान को देख रहा था। उसके अंग अंग में सुकून की लहर दौड़ गई थी। कई मासूम बच्चियों की चीखों और अजियतों का हिसाब ले लिया था। वो पुरसुकून हो गया था। आज एक और दरिंदे से उसका हिसाब लिया था। नुमान की जान लबों पर आ गई थी। इस वक्त को खुद को बेबस महसूस कर रहा था। इन मासूम बच्चियों की चीखें, उनकी फरियादें कानों में गूंज रही थीं। उसकी उखड़ती सांसों को देखते डेवल ने इलेक्ट्रिक चेयर का बटन बंद किया और चाकू उठाते उसकी तरफ बढ़ा था और उसके पेट में दर पे मारता उसकी धीमी चलती सांसें भी उससे छीन गया था। उसके खून के कई छींटे उस पर भी पड़े थे। उसको आखिरी दफ़ा पूरी कुव्वत से मारते चाकू फेंक दिया था। इस सब को साफ करके उसकी लाश को भी कूड़े पर डालो। रमीज़ और अली को हुक्म सादिर करता एक दिलकश मुस्कुराहट होंठों पर सजाए डार्क रूम से निकल गया था। पीछे वो दोनों को मुंह पर रुमाल रखे कमरा साफ करने लगे थे। रात का खाना मेज़ पर रखते वो वहाँ से बाहर निकली तो आहत पर नज़र पड़ी, जो सुर्ख होती आंखों से शीशे की मेज़ को घूर रहा था। एक हाथ से खून रिस रहा था। काज़मा ने झुरझुरी ली थी। सारे ही पागल हैं यहाँ पर। खुद से बुड़बड़ाती आहत के सामने रुकी थी। आहत भाई क्या हुआ आपके हाथ पर? काज़मा की मीठी सी आवाज़ पर आहत ने अपनी अंगारा होती निगाहों से उसको देखा था। उसकी आंखों की सुर्खी देखते काज़मा डर के 2 कदम पीछे हुई थी। गले में गिल्टी उभर कर मौद्दम हुई थी। वो जो सुबह तक उसको नरम मिजाज का इंसान समझ रही थी, अब अपने ख्याल आहत के बारे में तब्दील कर लिए थे। उसको जवाब ना देता देख काज़मा शाने चकाए वहाँ से जा रही थी जब आहत ने नरमी से उसे मुखातिब किया था। गुड़िया
کھانا لگ گیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر کاظمہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ جی بھائی لگ گیا ہے، لیکن آپ کھائیں گے کیسے؟ کاظمہ نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھ کر کہا تو احد نے اپنی جیب سے رومال نکالتے اپنے ہاتھ پر باندھا تھا۔ یہ لو ہو گیا صحیح، کس کے رومال پر گرا لگائے اس کے سامنے ہاتھ کیا تو کاظمہ نے گھور کر احد کو دیکھا تھا۔ اس کو آپ صحیح کہتے ہیں، رکیں میں آپ کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرتی ہوں۔ کاظمہ اس کو مشورہ دیتے جا رہی تھی کہ وہ اسے پکارتے رک گیا۔ نہیں گڑیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بس آپ یہ بتاؤ کہ کھانا لگ گیا ہے نا؟ احد نے پھر سے اپنی بات دہرائی تو کاظمہ نے عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، جی بھائی لگ گیا ہے۔ اس کے کہنے پر احد ڈائننگ ہال کی طرف چلا گیا تھا۔ کاظمہ نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھے صائم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب امارا ڈائننگ ہال میں آئی، اس کو دیکھ کر نصرت بلوچ اور احد نے ناگوارے سی نظر اس پر ڈال کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ امارا بغیر کسی پر دھیان دیے بغیر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ صائم جب ہال میں آیا تو کاظمہ کے علاوہ سب کو بیٹھا دیکھ کر اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جا کر کاظمہ بیوی کو بلا کر لاؤ، ملازمہ کو دیکھتے غصے سے کہا تو ملازمہ فوراً وہاں سے گئی تھی۔ صائم اپنی جگہ پر بیٹھا تو کاظمہ بھی ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ادھر آ کر بیٹھو، صائم نے اس کو اپنے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو کاظمہ انگلیاں مروڑتے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی اگر یہاں سے نہیں اٹھی تو میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، اسفند بلوچ کے چلا کر کہنے پر کاظمہ نے ڈرتے ڈرتے صائم کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ صائم نے چونکتے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی اور اس کا کپکپاتا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لے لیا تھا۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو نہیں کھانا تو آپ جا سکتے ہیں، صائم نے بے نیازی سے کہہ کر کاظمہ کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے اسے کھانے کا اشارہ کیا تو وہاں بیٹھے ہر شخص نے اس منظر کو حیرت کی زیادتی سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ جو خود اپنا کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ کاظمہ کے لیے کھانا نکال رہا تھا۔ احد اور نصرت بلوچ اس کو دیکھتے نرمی سے مسکرائے تھے، جبکہ اسفند بلوچ اور امارا آنکھوں میں نفرت لیے کاظمہ کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی اسفند بلوچ غصے سے کھڑے ہوتے وہاں سے گئے تھے۔ امارا بھی ایک نفرت بھری نگاہ کاظمہ کے معصوم چہرے پر ڈالتی وہاں سے گئی تھی۔ کاظمہ کو دکھ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی کھانا نہیں کھا کر گیا۔ اس کے برعکس صائم اطمینان سے اپنے کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔